बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C3 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, टीचर के ऊपर बात हो रही थी और उसमें एक टॉपिक था क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। कौन कौन से क्वालिटीज टीचर के अंदर होने चाहिए उसके अंदर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम लोग टीचर के ऊपर ही बात करेंगे और ये टीचर के ऊपर लास्ट क्लास है। इसके बाद और कोई पॉइंट और कोई टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं बचता है। अगर कुछ वैसा दिखेगा कि कुछ बच रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव टीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव टीचर यानी कि अच्छे व प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं। क्वेश्चन आ सकता है कि एक अच्छे व प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विस्तृत रूप से वर्णन करें। या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि अच्छे व प्रभावी शिक्षक के गुण क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होते हैं उसको डिस्कस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम लोगों को डिस्कस करना है वो यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव टीचर। अब हम इसे बिंदुवार समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो अब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे और बिंदुवार देखेंगे कि किस बिंदु का क्या महत्व है इस टॉपिक के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छे व प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी है एक अच्छे व प्रभावशाली शिक्षक की। तो जो पहला विशेषता है वो है कि विषय का पूर्ण ज्ञान। एक अच्छे व प्रभावी शिक्षक का जो पहला विशेषता माना जाता है वो है कि जो भी टीचर हो वो अपने कंसर्न सब्जेक्ट का माहिर खिलाड़ी हो। मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर मैथ्स का टीचर है तो उस टीचर को मैथ्स के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फॉर्मूला और उसको बनाने का तरीका और मैथ्स पढ़ने के क्या लाभ है जिससे बच्चों को वो लाभ पहुंचा सके, इन सारे बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो विषय का पूर्ण ज्ञान इसलिए भी होना चाहिए ताकि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करवा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अच्छा व प्रभावी शिक्षक होगा उसमें कहीं ना कहीं विषय का पूर्ण ज्ञान उसके पास होना चाहिए। सेकंड टॉपिक जो है सभी विषयों का सामान्य ज्ञान। अब यहाँ जो आता है सभी विषयों का सामान्य ज्ञान, इससे तात्पर्य है कि अगर कोई टीचर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का टीचर है तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ साइंस का ही नॉलेज होना चाहिए और साइंस के साथ साथ या साइंस से अलावा सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, ईवीएस, पॉलिटिकल साइंस, लगभग सारे पेपर में जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक टीचर को पता होना चाहिए। और जो भी सामान्य ज्ञान है उसका मतलब कि बेसिक नॉलेज जो भी है दूसरे पेपर का भी टीचर के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम मैथ के टीचर है तो सिर्फ हम मैथ्स का ही क्लास लेंगे और सिर्फ मैथ्स के बारे में ही बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग समझ सकते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि एक टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर से तात्पर्य है कि उसे हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय के क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो अपना खुद का विषय है उस पर बहुत ही मजबूत पकड़ होनी चाहिए।
जो थर्ड पॉइंट है वो है अध्यापक की सामर्थ्य। तो एक अच्छा व प्रभावी शिक्षक की विशेषता यह भी है कि उसके अंदर सामर्थ्य कूट कूट के भरी हो। सामर्थ्य से तात्पर्य है कि टीचर के अंदर प्रोफिशिएंसी हो काम करने का और स्किल बहुत ही अच्छा हो, ताकि वो क्लासरूम को मैनेज कर सके, क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना सके। तो कहीं ना कहीं टीचर के सामर्थ्य का भी बात एक अच्छे और प्रभावी शिक्षक के भीतर होनी चाहिए। उसके बाद है कि मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी कि साइकोलॉजिकल ज्ञान, साइकोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग खुद अगर बीएड हो या डीएलएड हो, कोई भी कोर्स हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान की बात ज्यादा होती है। क्योंकि बच्चे विभिन्न परिवेश, विभिन्न समुदाय से आते हैं विद्यालय के अंदर, तो टीचर को ये बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए कि उन लोगों को देख के उनका मनोविज्ञान, उनके मन की स्थिति को समझ सके। और जिन बच्चों को अगर कुछ कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए टीचर के पास मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान का ज्ञान एक अच्छा व प्रभावी शिक्षक को और भी अच्छा व प्रभावशाली बनाने में सहयोग प्रदान करती है। उसके बाद है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान। शिक्षण सिद्धांतों के ज्ञान से तात्पर्य है कि शिक्षण सिद्धांत यानी कि टीचिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो एक टीचर अपने आप को तभी डेवलप कर सकता है, अपने क्लास को तभी मैनेज कर सकता है, बच्चों को तभी रुचि उत्पन्न करा सकता है जबकि उसे एक एक प्रिंसिपल के बारे में पता हो टीचिंग के। जब वो शिक्षण कार्य करेगा तो बिना सिद्धांत के नहीं करे। अगर सिद्धांत के रास्ते पे चलेगा, अगर टीचर सिद्धांत को ग्रहण करके काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे जो आउटपुट चाहिए वो उसे मिलेगा। तो शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान होना एक टीचर को जरूरी होता है। उसके बाद शैक्षिक अनुसंधानों का जानकारी। क्योंकि एक टीचर ज्ञान का भंडार है और ज्ञान, अपने ज्ञान से बच्चों को संचित करता है, तो कहीं ना कहीं जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो मैथ्स का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या जो भी इस संसार में जितने भी क्षेत्र हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरू हुआ है। और दिन पर दिन इस आधुनिक युग में हर एक फील्ड में अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन का काम होता रहता है। तो उन सारे इन्वेस्टिगेशन का भी नॉलेज टीचर को होना चाहिए। जैसे अभी के दौर में अगर देखा जाए, आज जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है वो क्या हो रहा है? कोविड-19 का वैक्सीन, कोविड-19 का टीका बनाने का काम बहुत जोर शोर पे है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यह काम सारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, सारे खोजकर्ता, सारे वैज्ञानिक इस चीज पे भिड़े हुए हैं, दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोविड-19 का टीका बन जाए, सुई उसका बन जाए, वैक्सीनेशन उसका हो जाए, ताकि हम अपने इस संसार को कोविड-19 से प्रभावित होने से जल्द रोक सकें। तो हर एक अनुसंधान का जानकारी होना इसलिए जरूरी है ताकि अगर एक टीचर को जानकारी होगा तब तो वो बच्चों तक पहुंचाएगा। अगर टीचर को ही जानकारी नहीं हो तो बच्चों को क्या पहुंचाएगा क्या नहीं, ये तो भगवान जानते हैं। उसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी। शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य है कि शिक्षा का एम क्या है। टीचर को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जब हम प्लस 2 के बाद का काम, 10th के बाद का काम करते हैं, या प्लस 2 में हम होते हैं, तो किसी का मन रहता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का, किसी का मन रहता है मेडिकल के क्षेत्र में जाने का, किसी का मन रहता है पीसीएस या यूपीएससी के क्षेत्र में जाने का, किसी को मन रहता है कि एसएससी का तैयारी करें। तो ये सब क्षेत्र हैं जिससे हम सारे व्यक्ति, या एक और आता है किसी का मन होता है बिजनेस करने का। तो टीचर का इन सारे क्षेत्रों पे बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए ताकि बच्चों को वो डायग्नोज कर सके कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जाने के लिए इंटरेस्ट ले रहा है।
तो जब तक इंटरेस्ट टीचर पता नहीं कर पाएगा, बच्चों को वहां तक पहुंचा नहीं पाएगा, और उसी हिसाब से अब टीचर शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करेगा। तो टीचर खुद को यह कंफर्म कर रहे हैं कि शैक्षिक उद्देश्य का मतलब क्या है, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये टीचर को जानना आवश्यक है। उसके बाद शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों के ज्ञान से तात्पर्य है कि जो भी टीचिंग टेक्निक है कि कैसे पढ़ाना है, किस पेपर को, किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है पढ़ाने में, तो टीचर को अपने आप को एडवांस करने के लिए सारे टेक्निक की जानकारी आवश्यक है। और एक टीचर तभी अच्छा व प्रभावी बन सकता है जब वह अपने क्लासरूम में विषय के हिसाब से शिक्षण विधि का यूज करे। और शिक्षण विधि का यूज कब करेगा टीचर? जबकि उस टीचर को शिक्षण विधि का ज्ञान प्राप्त हो। तो जब टीचर को शिक्षण विधि का ज्ञान प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद है शारीरिक बनावट और पहनावा। एक अच्छा व प्रभावी शिक्षक का विशेषता यह भी है कि उसका शारीरिक बनावट और पहनावा, यानी कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है और उसका जो पहनावा है वह एकदम सादगी से भरा होना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में या विद्यालय में शिक्षक एक आईना का काम करता है और बच्चे शिक्षक को देखते हैं और शिक्षक की तरह बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर को अपने पहनावा पे ध्यान देना चाहिए, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे उसका यूज करें और अपने आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करें। उसके बाद है लास्ट स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक वही हो सकता है कि जो स्वस्थ हो, क्योंकि अगर टीचर स्वस्थ नहीं होगा तो प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं पाएगा, प्रॉपर चैनल पे पढ़ा नहीं पाएगा। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो एक स्वस्थ शिक्षक जितना एफर्ट लगा के पढ़ा सकता है, एक अस्वस्थ शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा। अस्वस्थ शिक्षक अगर क्लास में आएगा तो वो थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखेगा और अनकंफर्टेबल जोन में रखने के साथ साथ थोड़ा सा हेजिटेट होकर पढ़ाएगा, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर रहेगा और क्लासरूम तहस नहस हो जाएगा। तो शिक्षक का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। 11 नंबर जो टॉपिक है वो है स्वभाव के बारे में। तो एक टीचर का स्वभाव हमेशा शांत, धैर्यपूर्ण और नम्र होना चाहिए। शांत, धैर्यपूर्ण और नम्र स्वभाव से तात्पर्य है कि एक टीचर जब शांत, धैर्यपूर्ण और नम्र रहेगा तो ठीक उस नम्रता की, उस धैर्यपूर्णता की, उस शांति की अनुकरण सारे बच्चे भी करेंगे। और स्वभाव की बात अगर हम करें तो एक टीचर को कभी भी अभद्र बातें या डुअल मीनिंग बातें जो कि गलत है बच्चों से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अभद्र बातें करते हैं, अगर आप डुअल मीनिंग बातें करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में भले ही 2-4 बच्चे ऐसे हो जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो इस तरीके का व्यवहार रखते हो, लेकिन क्लास में उन 3-4 बच्चों को छोड़ के बाकी के जो बच्चे हैं उनके सामने में आपका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम और बहुत ही कमजोर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी व प्रभावी शिक्षक की ये विशेषता होनी चाहिए कि स्वभाव हमेशा उसका शांत, धैर्यपूर्ण और नम्र हो। कि टीचर कभी भी बेईमानी की बात ना करे या चिड़चिड़ाहट वाली बात ना करे और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करे और बच्चों के मनोविज्ञान को समझे कि बच्चों को चाहिए क्या उनसे। उसके बाद जो टॉपिक है चरित्र, कैरेक्टर, ये कहीं ना कहीं स्वभाव से ही जुड़ी हुई है। तो चरित्र से तात्पर्य है कि एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है कि जब वह चरित्रवान हो। चरित्रवान से तात्पर्य है कि अगर एक टीचर को क्लासरूम में बच्चे चरित्रवान पाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उस टीचर को एज्यूम करते हैं अपने आप में और उस टीचर को आईना की तरह समझ के बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो आगे का भविष्य है वो चरित्र से भरा पूरा होगा। तो टीचर का चरित्रवान होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है संवेगात्मक नियंत्रण। संवेगात्मक नियंत्रण से तात्पर्य है कि टीचर को कभी भी अपना संवेग नहीं खोना चाहिए। संवेग से मतलब है क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि।
बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हुटिंग करते हैं टीचर को, या और वो बच्चे दो चार ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर टीचर को बच्चे परेशान कर रहे हैं तो टीचर को बहुत ही कड़ा कदम उठाना चाहिए या शारीरिक दंड दे के उनको प्रताड़ित करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक वही होता है जो अपने संवेग पे नियंत्रण रखता है। यानी कि अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझा के, मोटिवेट करके उसको, उसके दिमाग में अगर कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई है तो उस धारणाओं को क्लियर करके उस बच्चे को सही रास्ते पे लाने का काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं संवेगात्मक नियंत्रण एक अच्छे व प्रभावी शिक्षक के भीतर होना चाहिए। उसके बाद है निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार से मतलब है कि एक टीचर को हमेशा क्लासरूम में सारे बच्चों को समान समझना चाहिए। यहाँ समानता की बात आ रही है, इक्वालिटी की बात आ रही है। तो सारे बच्चे को समान समझना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसे भी देखना हो तो हम देख सकते हैं कि अगर हम हिंदू हैं और मेरे क्लासरूम में इस्लाम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी हैं और जैन या अलग अलग धर्म से आए हुए भी बच्चे हैं, तो ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ हिंदू बच्चे को ही प्रोटेक्ट करेंगे, हिंदू बच्चे को ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हिंदू बच्चे को ही हर कार्य में लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो होना कैसा चाहिए? होना ऐसा चाहिए कि एक अच्छा व प्रभावी शिक्षक वही कहलाता है जो कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से आए हुए बच्चों को समान तवज्जो दे, समान रूप से सभी को महत्व दे और सबों को समान शिक्षा देने का कार्य करे। तो इसीलिए एक अच्छा व प्रभावी शिक्षक वही हो सकता है जिसका व्यवहार निष्पक्षतापूर्ण हो सारे बच्चों के लिए, जो कि निष्पक्ष रूप से सबों के लिए अवेलेबल हो। उसके बाद है लास्ट, वर्तमान समस्याओं की समझ। एक अच्छे व प्रभावी शिक्षक के भीतर ये बिंदु होना एकदम जरूरी है, क्योंकि यहां वर्तमान समस्याओं की बात कही गई है और उसी की समझ टीचर को होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि वर्तमान समस्याओं की समझ, इससे क्या मीनिंग आ रहा है, तो वर्तमान समस्याओं की समझ से मीनिंग है कि हमारे देश में, हमारे दुनिया में जो भी अभी वर्तमान में घटना घटित हो रही है उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए। मैं मान रहा हूं इस बात को कि भले ही बहुत डीपली जानकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीज हुआ है तो क्यों हुआ है। जैसे अगर वर्तमान समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले तो कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन 10 दिन पहले से हो रहा है इंडिया चाइना डिस्प्यूट। वैसे ही जो समस्याएं आ रही हैं वर्तमान में, उन सारे समस्याओं का समझ होना चाहिए। जैसे अगर कोविड-19 की बात करें तो टीचर को पता होना चाहिए कि कोविड-19 क्या है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है और इससे कौन कौन प्रभावित हुए हैं, कम से कम इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही इंडिया चाइना जो डिस्प्यूट अभी चल रहा है गलवान घाटी पे, तो उसके बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वहां पे डिस्प्यूट हुआ है तो किस कारण से हुआ है और कारण क्या है। तो इस प्रकार से जो टीचर के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव टीचर, यानी कि अच्छे व प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो जिसे हम लोगों ने बिंदुवार देखा है। और मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या आप लोगों को इस सारे टॉपिक के अंदर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे इस नंबर पॉइंट पे हमको दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर कर दूं।